हेलो नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग एक नया टॉपिक, नई क्लास, नई शुरुआत, ठीक है ना। हम लोग आज हर चीज़ न्यू चीज़ देखेंगे। हम लोग आज गाइस एक चीज़ देखेंगे आज कि क्लास 12th का सिलेबस, ठीक है ना। किसका सिलेबस? क्लास 12th का सिलेबस। हम देखिए, मैं अपनी चैनल में 9th भी पढ़ाएंगे, 10th भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, और एसएससी भी पढ़ाएंगे और 11th और 12th भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हम हर वीडियो को अब हम सोच रहे हैं एक रेंज और एक डिसिप्लिन के तहत सबका वीडियो में लगातार पढ़ा के डालते रहूँगा गाइस, ठीक है ना। तो मैं आज क्लास 12th का मैथ का देखिए वीडियोस, ठीक है ना। तो क्लास 12th का सिलेबस जो है गाइस, आप लोग ये थोड़ा नहीं दिखता होगा उधर, ठीक है ना। सिलेबस आज चर्चा करेंगे क्लास 12th में पढ़ना क्या क्या है। पहला जो चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, पहला जो चैप्टर्स हैं वो आपका है, तुरंत बता रहे हैं, एक सेकेंड रुके गए। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शंस क्या है? रिलेशन एंड फंक्शंस, ये पहला चैप्टर है गाइस, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है ना। उसके पास दूसरा चैप्टर है, वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा, ठीक है ना, अलजेब्रा। और इसको अच्छा से लिख देता हूँ, ALJब्रा। तीसरा टॉपिक है कैलकुलस, ठीक है ना, कैलकुलस, ठीक है ना। और चौथा जो चैप्टर है वो है आपका वेक्टर, ठीक है ना, लिखिए वेक्टर एंड, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। लिख लीजिए 3 डायमेंशनल, लिख लीजिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। और पांचवा जो चैप्टर है गाइस, वो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। और छठा चैप्टर जो है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, छठा चैप्टर जो है वो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। यही है आपका गाइस अमानत, जो भी है यही है, ठीक है ना, जो भी है यही है, ठीक है ना। थोड़ा सा
दिख नहीं रहा है, थोड़ा अच्छा से हम लिख देता हूँ, ठीक है ना। दिख नहीं रहा है गाइस, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ। देखिए दिख नहीं रहा था इसीलिए। देखिए क्लास 12th का सिलेबस, तो इसमें देखा जाए तो पहला जो चैप्टर है ना वो है आपका जी रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर है अलजेब्रा। तीसरा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा चैप्टर है अलजेब्रा, ठीक है ना। तीसरा जो चैप्टर है कैलकुलस प्लस, चौथा चैप्टर है वो है आपका, जानते हैं क्या है, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। और पांचवा जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। और छठा चैप्टर जो है वो है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो क्लास 12th में जो सिलेबस है मैथ का गाइस यही है। ये आपका पढ़ाकर जो हम टीच करके जो हम लोग इंड करेंगे ना, लगभग 115 क्लास लग जाएगा, ठीक है ना। 115 क्लास में आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। और क्लास 11th का भी जो बच्चे हैं उसका भी वही मेरा 110 क्लास लगेंगे। क्लास 11th का सिलेबस को कंप्लीट करने में वही 105 क्लास लगेंगे। कितना लगेंगे? क्लास 11th का सिलेबस को पूरा करने में 105 क्लास लगेंगे गाइस। तो हम लोगों को क्लास 11th के बारे में क्लास 11th के ही बैच में समझाने में बेस्ट रहेगा। मैं इसलिए थोड़ा सा बोल दिया कि आपका छोटा भाई या आपका कोई भी फैमिली सेक्टर में अगर कोई 11th 12th में मैथ लेकर अगर पढ़ना चाहता है तो उसके लिए आप मेरे साथ 105 क्लास जुड़िए, 105 को वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। 105 को वीडियो 105 दिन पढ़िए, मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों की सप्ताह में 2 दिन डाउट सेशन चलेगा, ठीक है ना, सैटरडे और संडे, ठीक है ना। तो और क्लास 12th का भी वही 115 क्लास लगेंगे गाइस। अभी जो हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं, ठीक है ना, बस मैथ जिसका मैथ है वो समझ लीजिए, ठीक है ना। जो जो मैथ रखे हैं उसके लिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। लास्ट में मैं बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड के लिए 200, ठीक है ना, मतलब 200 मार्क्स का मतलब 100 क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के लिए, 100 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। 100 बिहार बोर्ड, 100 जैक बोर्ड के लिए, 100 CBSE बोर्ड के लिए, जो जिस बोर्ड से हो, ठीक है ना। आप लोग उसको तैयारी कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स का सेशन आपका वहीं से क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा कवर कर लेंगे, पूरे का पूरे वहीं से लड़ेगा, ठीक है ना। बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट से मैं अनुरोध करता हूँ कि आपका जो ये जुलाई हो गया है, ठीक है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैं जुलाई से नहीं जोड़ रहा हूँ, जुलाई से मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। जुलाई से जोड़ने की मेरी कोई मकसद नहीं है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आप मेरे साथ 4 महीना बनिए,
रेगुलर आप मेरे साथ रहिए, 4 महीना में आपका सिलेबस 12th का पूरे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग देखिए और पढ़िए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, यही है आपका चैप्टर्स, ठीक है ना। देख लीजिए, ये हम लोगों का कंपटीशन से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है ना। यही है रिलेशन एंड फंक्शंस। दूसरा पढ़ना है अलजेब्रा, ठीक है ना। जो अलजेब्रा आपका थोड़ा मोड़ा बैंकिंग लेवल में क्वेश्चंस आते हैं कुछ, ठीक है ना। कुछ कंपटीशन में स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड बहुत 12th स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन, अब कैलकुलस, ठीक है ना, और वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है, ठीक है ना। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है। लीनियर प्रोग्रामिंग ये पूछता ही है, ठीक है ना। बहुत अच्छा चीज़ है, इसके बारे में लगभग इससे 10 मार्क्स का पूछता है, इसका 13 मार्क्स है, इससे 40 से 44 मार्क्स, 45 मार्क्स सिर्फ इसी से, ठीक है ना। आप ये सब देख लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। आज हम लोग एक छोटा सा चैप्टर और बहुत इम्पोर्टेंट्स, ठीक है ना, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड्स के नज़रिए से देखा जाए तो 3-4 मार्क्स पूछ ही देता है, 5 मार्क्स लगभग। झारखंड बोर्ड की नज़रिया से देखा जाए भी तो 5 मार्क्स पूछ ही देता है, ठीक है ना। और CBSE बोर्ड से भी देखा जाए तो वही 3-4-5 मार्क्स पूछ देता है। तो आज हम लोग जो चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे गाइस, ये चैप्टर्स पढ़ाने से पहले मैं क्लास 11th का एक चैप्टर है प्रिंसिपल वैल्यू, जो निकालना पड़ता है ना, प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, है ना क्लास 11th में, तो उसको पढ़ा देते तो ये बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को क्या हो जाता है, समझ आ जाते। तो चलिए कोई बात नहीं है, जब मैं वहाँ पढ़ाऊँगा उस समय मैं आप लोगों को क्या करूँगा, बता दूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालिए आज इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये एक चैप्टर है जो कि जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या आप CBSE बोर्ड हो, ठीक है ना, कोई भी बोर्ड हो, अदर ऑफ कोई भी बोर्ड, ठीक है ना। हम लोग मेनली बिहार बोर्ड और जैक बोर्ड को ही लेकर चलें, और CBSE बोर्ड हो, ठीक है ना, CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है ना, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, ठीक है ना, कोई भी बोर्ड हो। तो आप चारों बोर्ड वाले बच्चों से मैं यही कहना चाहते हैं, अब इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा गाइस, ठीक है ना। थोड़ा सा वर्ड का इधर उधर हुआ होगा, उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ। बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड, CBSE, ICSE बोर्ड, जो भी बोर्ड का हो स्टूडेंट्स,
मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूँ, 115 क्लास दीजिए, 100 मार्क्स आप उठाइए, ठीक है ना। अब मेरे साथ रहिए और लास्ट में जो मैं सजेशन दूंगा उसको आप फॉलो कीजिए। और जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उसके लिए भी मैं ये कहता हूँ, जिसको समझ नहीं आती है मैथ, आप टेंशन नहीं लीजिए। आपका 10 क्लास तक में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की तुलना में आपका मैथ सबसे स्ट्रांग हो जाएगा, सबसे अच्छा लगने लगेगा। आप सिर्फ डेली 2 घंटा पढ़िए, डेली 2 घंटा, 1 घंटा क्लास और 1 घंटा जब पढ़ावेंगे उसके बाद कॉपी में नोट कीजिए और उसको 1 घंटा देख लीजिए, ठीक है ना, डेली। और आपका रविवार को तो छुट्टी रहेंगे, तो रविवार को ये 1 सप्ताह में जो पढ़ाया हुआ चीज़ है उसको आप रिवीजन कीजिए, ठीक है ना, प्रॉपर तरीक़ा से। जो नहीं बने उसको 2, 4, 5 बार बना कर देखिए, ठीक है ना। उसको ये देखिए स्टेप वाइज कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे कहाँ से कैसे तोड़ा, कैसे आया, कौन फार्मूला यूज हुआ। सबसे बड़ी ताकत है मैथ का फार्मूला है। अगर आप फार्मूला जानते हैं तो आपकी मैथ क्या होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे। यदि आप फार्मूलाएँ नहीं जानते हैं तो मैथ आपका बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। 11th और 12th का जो मैथ है ना गाइस, सिर्फ आपका फार्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं है। आप चीज़ें फार्मूला जानते हो तो चीज़ें आगे बढ़ेगी, नहीं तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप फार्मूला को पहले पूरे रट्टा लगा लीजिएगा। रट्टा नहीं लगाइए, हम चीज़ों को यहाँ कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर करके, और मतलब ये आपका 11th 12th का नई वीडियो रहेगा, वो कंपटीशन का जिसमें हम पढ़ाते हैं उसको एक्सप्लेन कर करके वहाँ पे जो बताते हैं वो सब वीडियो को आप देख लीजिएगा। फार्मूला को कैसे हम लोग ड्राइव कर करके चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसी रहेगी जो अलग से मैं वीडियो बना देंगे, वहाँ पे फार्मूला ड्राइव कर करके लिख देंगे। वो वीडियो 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट का रहेगा, वो आप देख लेंगे, ठीक। और आप लोग जितने भी हो, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हो, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे साथ 115 क्लास बने रहिए। आपकी मैथ आपकी हाथों में, आपका 100 मार्क्स आपकी हाथों में रहेंगे और मैं जैसे जैसे बोलेंगे आप वैसे वैसे करते जाइए। आपको कभी ज़िंदगी में फिर से प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। आगे बहुत काम देता है गाइस। मैथ ही तो मशीन है जो कि हमारे हर नट भल्टू की दिमाग को खोलती है, पुकारती है, ये सेट करो, वो सेट करो, ये सेटअप करो, वो सेटअप करो। मैथ ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे दिमाग की हर तरह की दिमाग को हर लेवल में सोचने में विवश करती है, ठीक है ना। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चैप्टर है छोटा सा जो मैंने हेडिंग डाला हूँ, इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री, ठीक है ना, इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री। तो इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री जो है गाइस, इसमें से एक दो चीज़ है, वो है एक इन्वर्स, मतलब इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। ये क्या होता है, इस पे हेडिंग डालिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन डालिए हेडिंग, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, इस पे हेडिंग डालिए। क्योंकि जब बेसिक चीज़ हम लोग नहीं जानेंगे ना, मैथ का क्या होती है, मैथ यदि आपको मैथ सीखना है तो पहले जो किताब में बेसिक चीज़ें लिखी हुई है उसको सही तरीका से है, इस तरीका से ईमानदारी पूर्वक पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको हर चीज़ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। पहले हम लोगों को बेसिक समझ विकास करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा अंदर में। जब तक बेसिक समझ को डेवलप नहीं करेंगे ना, तब तक चीज़ें पल्ले नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। बेसिक चीज़ें जब तक आप डेवलप नहीं कीजिएगा अंदर में, तब तक चीज़ों से पल्ले नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि पहले बेसिक चीज़ों पे समझें और समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो आप देखिए लिखा क्या है,
मैथ में देखिए गाइस, मैथ में मैं इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाऊँगा। चीज़ें आपको समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सीखना बहुत ज़रूरी है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उसके लिए तो टेंशन ही नहीं है, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो जोर डालिए थोड़ा धीरे धीरे इंग्लिश सीखने का, क्योंकि आगे की जो राहें हैं ना, इंग्लिश के बिना कुछ होगा जाएगा नहीं। आप इंग्लिश को प्रॉपर तरीक़ा से धीरे धीरे अपने दिमाग में कोशिश कीजिए, चीज़ें इंग्लिश में अधिक से अधिक चीज़ें सुने और सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है गाइस, लिखा है इफ़ लेट, लिखिए लेट एफ such that x belongs to y, be a one onto function one onto फंक्शन, ठीक है ना। और लिखा है देन फॉर each y belongs to y, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट, ये फालतू चीज़ है फिर भी मैं नियम, जो नियम धारा है उससे तो चलना ही पड़ेगा। x बिलोंग्स टू x, सच दैट fx इज इक्वल टू y, ठीक है ना। देखिए गाइस क्या बोल रहा है कि इफ लेट f सच दैट x टेंस टू y, ठीक है ना। f सच दैट x टेंस टू y बी ए वन अनटू फंक्शन, ये किस प्रकार का फंक्शंस रहेंगे गाइस, वन अनटू फंक्शंस। जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे ना उस समय इसको पूरा क्लियर, उस समय ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कहने का मकसद है ये नहीं, तो वन अनटू फंक्शंस देन फॉर ईच y बिलोंग्स टू y, बोल रहा है क्या, y जो है y में बिलोंग्स करेंगे। देयर एग्जिस्ट, ये एक यूनिक एलिमेंट है, मतलब इसके जैसा और कोई नहीं है। x बिलोंग्स टू x, ये भी क्या है, यूनिक एलिमेंट है। सच दैट, इसको हम लोग लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू y, ओके। क्योंकि हम लोगों ने क्या देखें, x बिलोंग्स टू x, ये जो है f सच दैट x टेंस टू y, ये एक फंक्शंस है, ये क्या है, एक फंक्शन है जो बी ए, एक किस प्रकार का फंक्शन है, वन अनटू फंक्शन, ठीक है ना। देन फॉर ईच y बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू y, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट है। ये किस प्रकार का एलिमेंट है गाइस, यूनिक एलिमेंट है। x बिलोंग्स टू x सच दैट, इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे fx इज इक्वल टू y, ठीक है ना। आगे देखिए मैं ये क्यों लिखा नहीं लिखा इसके बारे में पूरी डिटेल, ये तो किताबी चीज़ है, जो भी है ये तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम जो समझाएंगे इससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे हम लोग अलग तरीक़ा से देखेंगे, क्वेश्चंस जो बनेंगे वहाँ पे कोई यूज नहीं है। अब बोल रहा है गाइस कि
इसको हम लोग जो चीज़ों को देखते हैं ना वो इस नज़रिए से देखिए कि लिखा है, आगे लिखा है कि सो वी डिफाइन ए न्यू फंक्शंस डिनोटेड बाय इज कॉल्ड ए इनवर्स ऑफ एफ। इसको हम लोग जैसे कि एफ ऐसा है 1 है, एफ इनवर्स ऐसा है, एफ इनवर्स है, तो इसको लिखेंगे ए इनवर्स ऑफ एफ। इसको कैसे पढ़ेंगे? एन इनवर्स ऑफ, इसको पढ़ेंगे हम लोग, रीड कैसे लगाएंगे गाइस, इसीलिए बताया है द इनवर्स ऑफ एफ। इसको रीड कैसे लगाएंगे? इसको पढ़ेंगे द इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है ना, इसको ऐसे पढ़ेंगे। ये है क्या? इनवर्स है, इनवर्स का साइन है ये, इसका एफ का इनवर्स कौन हो सकता है आप ही बताइए तो। एफ का इनवर्स, तो एफ इनवर्स ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लेता हूँ एक्स का उल्टा हम लोग लिखते हैं कभी 1/y, तो गाइस y जो है ना वो एक्चुअल में x ही है। क्या है? x ही है, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं कि x का इनवर्स क्या होगा? 1/x हो सकता है। इस चीज़ को यहाँ पे मैंने ऐसे लिख सकता हूँ x = x पर पावर -1, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों की ऐसे ही कुछ चीज़ें चर्चा चलेगी। यहाँ पे हर बात हम लोग का इनवर्स ही पढ़ेंगे, सिर्फ इनवर्स इनवर्स इनवर्स, ठीक है ना। ये समझ लीजिए ये इनवर्स फंक्शंस है, ठीक है ना। इसको रीड हम लोग ऐसे ही करेंगे, इनवर्स को रीड हम लोग ऐसे ही करते हैं, एफ इनवर्स, एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स, जेड इनवर्स, ठीक है ना। जैसे एक फंक्शंस है गाइस, ये फंक्शंस क्या है आप देखिए, फंक्शंस में ये है कि एफ इनवर्स वाई टेंस टू एक्स इनवर्स वाई एक्स सच दैट एफ इनवर्स वाई = एक्स। अब देखिए बात क्या कह रहा है यहाँ पे, इससे हम लोगों को क्लियर होगा चीज़ें, क्या क्लियर होगा। अब देखिए लिखा हुआ है कि एफ इनवर्स, ठीक है ना, सच दैट वाई, ठीक है ना, और एक्स इनवर्स एक्स सच दैट एफ इनवर्स वाई = एक्स। तो इस चीज़ को मैंने ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट ऐसे = वाई, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब इस चीज़ को मैंने ऐसे लिखा तो इस चीज़ को मैंने ऐसे भी लिख सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स सच दैट वाई टेंस टू एक्स, या एफ इनवर्स वाई = एक्स, तो हम लोग एफ एक्स = वाई लिख सकता हूँ। ये इसका रिवर्स है, ये रिवर्स पोजीशन को बताता है, इन्वर्स पोजीशन को बताता है, ठीक है ना। ये क्या बताते हैं? इन्वर्स पोजीशन को। इससे क्लियर होता है हम लोगों को, इससे क्या क्लियर हुआ गाइस? क्लियरली कि डोमेन एफ इनवर्स है, डोमेन क्या है? एफ इनवर्स है, ठीक है ना। तो इसका रेंज क्या होगा? ठीक है ना, रेंज होगा एफ होगा, याद रखिएगा, रेंज क्या होगा? एफ होगा, ठीक है ना। उसी तरह एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यदि रेंज यदि एफ इनवर्स हुआ तो उसका डोमेन क्या होगा? बोलिए बोलिए, डोमेन एफ होगा, याद रखिएगा। ये एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, ठीक है ना। तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर ए जनरल ऑफ नॉट क्या है? 1 1 and 2 देयर एग्जिस्ट इनवर्स, ये डू नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स इज ए डू नॉट एग्जिस्ट,
आगे बोलता है कि हाउएवर, इससे हम लोगों को ये पता चला कि इफ़ वी रिजेक्ट, ये क्या हो गया, रिजेक्ट देयर आर डोमेन्स, ठीक है ना, वी कैन मेक देम ऑफ 1 1 अनटू, ठीक है ना, ये क्या हो गया, इनेबलिंग हो गया अस हैव द देयर एग्जिस्ट ऑफ इनवर्स। ये देखिए, ये बोले ना, ये फालतू चीज़ है, कोई काम का नहीं है, ठीक है ना, ये कोई काम का नहीं है, वैसे ही बकबका रहा था तो चलो मैं भी थोड़ा बोल दिया। ये सब आप नहीं भी लोड लीजिएगा तो कोई बात नहीं है, किताबी चीज़ है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, ये डोमेन एंड रेंज का कहानी है। हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें फॉर्मूलाएँ हैं और डोमेन एंड रेंज है। तो पहले मैं डोमेन एंड रेंज को समझाने की कोशिश करता हूँ, फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज। तो लिखिए आप लोग यहाँ पे फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन के बारे में, फंक्शंस, और यहाँ पे डोमेन, और यहाँ पे आप लिखिए रेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ये आर.एस. अग्रवाल का बुक से हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना, आर.एस. अग्रवाल बुक बता रहे हैं। आप लोग फंक्शंस पहले लिखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ये आपका फंक्शन है जो हमारे पूरे यहाँ पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं चलेगा, ठीक है ना, लीनियर तिनियर यहाँ पे कुछ नहीं चलेंगे गाइस। कुछ कुछ इसके अंदर अगर उस तरह का फंक्शंस का अगर यूज हो तो बात अलग है, ठीक है ना। ठीक है ना, अगर उस तरह का फंक्शंस का यदि यूज हो तो बात अलग है, ठीक है ना। तो वैसा कुछ होने जाने वाला है नहीं, आप लोग थोड़ा सा देखिए और समझिए, ठीक है ना। आगे देखिए ये क्या हो रहा है, इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, ठीक है ना। इसका डोमेन जो होगा गाइस -1 और 1 के बीच होता है। साइन का जितने भी वैल्यू होते हैं, साइन का एक नंबर लाइन से हम लोग समझ सकते हैं, y इज इक्वल टू, नहीं दिखता होगा, ठीक है ना। हम लोगों को साइन का जो वैल्यू है ना, आप एक नंबर लाइन में देख सकते हैं, साइन का जितने भी वैल्यू है, जितने भी, सब 1 और -1 के बीच में ही है। 1 और -1 के बीच में ही सब फंक्शन, इसके जितने भी वैल्यू आती है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 215 डिग्री, जितने भी होती है गाइस, 360 डिग्री तक, मान लेते हैं n डिग्री तक, इसकी जो वैल्यू आती है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू जो आती है वो -1 से 1 तक आती है। उसी को मैंने डोमेन कहता हूँ, -1 से लेकर 1 तक। और इसका अगर -1 से लेकर 1 तक आती है, इसकी रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा -π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक होगा, क्योंकि π/2 का ही वैल्यू जो आते हैं इसका 1 आते हैं, ठीक है ना। इसीलिए -π/2 से लेकर π/2 तक ही इसके रेंज होंगे। इसका जब साइन का आप ग्राफ खींच कर देखिएगा, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे, ठीक है ना।
क्या होती है रेंज और डोमेन। इसकी ग्राफ जब खींचिएगा ना वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा। इसका मैं जब ग्राफ सिखाऊंगा क्लास 11th में, जब एक ग्राफ चैप्टर साइन कॉस का ग्राफ जब पढ़ाऊंगा ना, उस समय ये चीज़ आप लोगों को पूरी तरह से, जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, स्ट्रेट लाइन पढ़ा दूंगा, वहाँ पे सर्कल पढ़ा दूंगा, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स जब पढ़ाऊंगा उसी समय को, और कोसाइन रूल जब पढ़ाऊंगा, साइन रूल, उसी समय मैं ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ भी सिखाऊंगा सबका, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैं जब ग्राफ सिखाऊंगा उस समय यहाँ पे मैं ये चीज़ को आपको डिक्लेयर करके मैं बता दूंगा कि ये जो होती है इनकी रेंज वो ग्राफ के अकॉर्डिंग से होती है -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। उसके बाद आप कॉस का भी वही होंगे 1 से लेकर 1 तक, ठीक है ना, -1 से लेकर 1 तक। जबकि इसकी जो रेंज होंगे ना वो 0 से लेकर पाई तक होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसका रेंज 0 से लेकर पाई तक होगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए गाइस इसकी जो क्या होंगे रेंज होंगे वो 0 से लेकर पाई तक होंगे, और इसका डोमेन जो होंगे वो -1 से लेकर 1 तक होंगे। आगे देखिए 10 का जब ग्राफ खींचेगा तो इसका डोमेन आप पाइएगा गाइस, वो एक रियल नंबर होता है, ठीक है ना। 10 का जब आप ग्राफ खींचेगा तो इसका जब देखिएगा इसका जो वैल्यू आती है एक रियल नंबर्स आती है, इसीलिए इसके जो रेंज बनती है वो रेंज इसका -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कॉट का देखिए, कॉट का वैवा का क्या होता है, वही चीज़ होता है, ठीक है ना। कॉट का क्या होता है, वही इसका ग्राफ जब खींचेगा तो इसका डोमेन जो आएंगे ना वो एक रियल नंबर आता है, बट इसकी रेंज जो होती है वह 0 से लेकर पाई तक होती है। रेंज इसका क्या होता है 0 से लेकर पाई तक होती है, ठीक है ना। ये आप ग्राफ जब खींचेगा उस समय आपको पता चल जाएगा इस सब का। और उसके बाद गाइस इसका जो कोसेक का वैल्यू जो आता है ना वो आता है आपका सेक का, कोसेक का, वो रियल नंबर तो आता ही है, बट 1 से लेकर -1 तक आता है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। -1 से लेकर -1 से लेकर 1 तक होता है इसकी रेंज, रियल नंबर, ठीक है ना, इतना होती है। उसके बाद इसका जो रेंज होता है वो होता है आपका 0 से पाई और -π/2 तक। और इसकी कोसेक का जो होता है बाबू r -1 से 1, ये आपकी रेंज है, डोमेन है। और रेंज जो होता है वो होता है -π/2 से लेकर π/2 से लेकर -π/2 और घटा देते हैं हम लोग 0। ये होता है इस सब का रेंज और डोमेन। ये चीज़ आप लोगों को समझ आनी बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये जब तक समझ नहीं आएगा तब तक बहुत टेंशन्स होंगे। इस सब का वैल्यू जो होता है एक रियल नंबर से लेकर -1 से लेकर 1 तक आती है, ठीक है ना। ये एक रियल नंबर होती है, ठीक है ना। इस सब का जो वैल्यू आता है ना वो सब चीज़ों को देखा जाता है, नंबर लाइन से हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा अभी जो समझाऊंगा ना
दो चार क्वेश्चंस जो बनने का रहता है डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग से, उसको हम एक दो एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग से क्वेश्चंस को कैसे बनता है वो चीज़ हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, वो चीज़ समझाने का कोशिश करेंगे। आप लोग देखिए आगे। ये डोमेन और रेंज बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। आगे देखिए एग्जाम्पल्स डोमेन एंड रेंज से रिलेटिव एक क्वेश्चन है गाइस, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा माइनस साइन इनवर्स एग्जाम्पल दिया है, साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है ना। क्या दिया है? 1/√2। तो इसकी जो डिग्री होता है वो रेडियन में होता है, ठीक है ना। एक डिग्री जो रेडियन वैल्यू होता है ना, रेडियन में होता है ना। तो रेडियन वाला पता करना है। तो इसकी जो डोमेन होगा गाइस, यहाँ पे हम लोग को डोमेन यूज करने बोला है, प्रिंसिपल वैल्यू पता करना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसकी जो डोमेन होगा, ठीक है ना, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा बताइए। इसका डोमेन हम लोग मान लेता हूं कि -π/2 से लेकर π/2 लेट मान लेता हूं, नहीं पता है इस तरह का क्वेश्चंस को। थीटा ये कुछ भी मान सकते हैं, x थीटा = साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं गाइस इससे। बताइए साइन थीटा = क्या होगा? 1/√2। 1/√2 का वैल्यू क्या होता है गाइस, आप ही बताइए तो। -π/2 और π/2 के बीच में है, हाँ है। तो हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन π/4। तो साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? थीटा = अगर फाइंड करना है, जो लेट माने उसी को पता करना है, साइन इनवर्स साइन π/2। तो ये अपने आप में समाप्त हो जाता है। तो थीटा का वैल्यू क्या आया? 4 आया, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल वैल्यू है। ये कौन सा वैल्यू है? प्रिंसिपल वैल्यू है। यही तो हम लोगों को पता करना है कि ये देखना है π/4 क्या यहाँ पे -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है। π/4 जो है वो क्या बिलोंग्स कर रहा है? -π/2 और π/2 के बीच में तो बिलोंग्स तो कर रहा है। यदि वो π/4 जो है -π/2 π/2 के बीच में यदि बिलोंग्स कर रहे हैं, तो बोलना है हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, हैंस यहाँ पे लिख देता हूँ, हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू होता है π/4। बस आंसर क्या होगा गाइस? π/4, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको क्या करना है, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही आपको बनाना होगा।
थोड़ा इम्प्लाइज पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आप ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये इन्वर्स इन्वर्स था, खत्म हो गया, ठीक है ना। ये तो आप दिखा दिए, अब बार बार तो नहीं दिखाएंगे। यही हुआ डोमेन और रेंज पर क्वेश्चन गाइस, ऐसे ही बनते हैं। अगर एक दूसरा क्वेश्चन देखा जाए कि cos इनवर्स √3/2, एक दूसरा एग्जांपल देखिए, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2, ठीक है ना। अब इसका हम लोग को क्या देखना है, रेंज देखना है, ठीक है ना। क्या देखना है, डोमेन नहीं देखना था, पिछला सॉरी पीछे हम जो बता दिए, हम डोमेन बोल रहा था, डोमेन नहीं था गाइस, रेंज था। माफ़ी चाहता हूँ मैं, ठीक है ना, बहुत कुछ दूर तक मैं चला गया था, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए आपका रेंज देखना है इसका, इसका जो वैल्यू आएगा उसका रेंज देखना कहाँ से कहाँ के बीच में है। अगर वहाँ से वहाँ तक बीच में है तो समझेंगे कि ये इससे बिलोंग्स कर रहा है, ये सेटिस्फाई है। तो देखिए हम लोग चेक करना है 0 और पाई के बीच में ये रेंज है, ठीक है ना। हम लोगों को पता करना है कि 0 और पाई के बीच में ये cos इनवर्स √3/2 का वैल्यू है या नहीं है, यही चीज़ हम लोगों को पता करना है, ठीक है ना। cos का रेंज तो पता ही है, ठीक है ना। y बराबर हम तो पहले बोले थे, कुछ फंक्शंस दिया रहेगा, ये रेंज पता करना है 0 और पाई के बीच में क्या इसका वैल्यू पता है या नहीं है, वो चीज़ है या नहीं है, बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चीज़ देखना है हम लोगों को। तो आप देखिए ना यहाँ पे, तो लेट मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेते, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। तो आगे हम लोग इसको इधर ले आएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू cos क्या होगा, √3/2 का वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। √3/2 का वैल्यू जो होगा वो होंगे आपका π/6। ये तो खत्म हो जाएगा गाइस। तो थीटा इज इक्वल टू π/6 आया। अब हम लोगों को देखना है कि ये इसमें बिलोंग्स कर रहा है 0 और पाई के बीच में। π/6 जो है, π/6 जो है वो 0 और पाई के बीच में बिलोंग्स कर रहा है। हेलो, तो बोलेंगे यदि बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स तो कर रहा है, तो बिलोंग्स तो कर ही रहा है, तो लिखना है हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स √3/2 का वैल्यू जो आए वो π/6 है, वो प्रिंसिपल वैल्यू है। ये कौन सा वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू है। यही प्रिंसिपल वैल्यू तो पता करना ही बोला है, तो यही तो है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना। आगे देखिए एक और एग्जांपल्स, हद कर दिया यार। अब देखिए tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 एग्जांपल्स। आप देखिए इसकी रेंज क्या है, tan का रेंज है बेटा -π/2 से π/2। इसकी जो रेंज है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। बात पल्ले पड़ा, इसको पता करना है इसका जो वैल्यू आएगा क्या इसके और इसके बीच में है या नहीं है, वो चीज़ मुझे देखना है, ठीक है ना। तो लेट अस, यहाँ पे लेट मानना ही है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3, क्योंकि हम लोग इस फॉर्मेट में लाना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग से। यहाँ पे x के वैल्यू मान लेता हूँ यहाँ पे ऐसे लिखा था क्या, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x था, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस में ये दिया रहेगा, ये आपको लेट मानना पड़ेगा।
इसके जगह पर कुछ भी वैल्यू दे सकता है, √3 दे सकता है, 1/√3 दे सकता है, ठीक है ना, 1 दे सकता है, 0 दे सकता है, इन्फिनिटिव दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। हम लोगों को सिर्फ पता करना है क्या इसका रेंज। ओके, कुछ भी देना, माइनस में दे सकता है, प्लस में दे सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे माइनस दे देता तो क्या फर्क पड़ता, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं। सिर्फ हम लोगों को बनाने का रूल पता रहेगा तो हम लोग धड़धड़वा के बना देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे, धड़धड़ा के बना देंगे। तो चलते हैं हम लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, बताइए। tan √3 का वैल्यू क्या होता है रेडियन में, बताइए, ठीक है, डिग्री में नहीं, रेडियन में बताइए। इसकी रेंज तो पता ही चल गया बेटा। तो हम लोगों को पता चला होता है tan π/3। अब tan खत्म, तो थीटा का वैल्यू आ गया π/3। अब देखना है हम लोगों को क्या π/3 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है -π/2 और π/2 के बीच में, तो कर तो रहा है बिलोंग्स। तो बोलेंगे हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/3। ये आंसर। प्रिंसिपल वैल्यू तो पता करना है, तो आप क्वेश्चंस को ऐसे ही क्या कीजिएगा गाइस, बना लीजिएगा। अब हम लोग ये तो पॉजिटिव वाला देख लिया, अब हम लोग देखेंगे यदि यहाँ पे माइनस कर देता तो आंसर क्या होता, ठीक है ना। तो क्या इस केस के बीच में होता या नहीं होता, अब माइनस वाला प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के देखता हूँ। ये 100% एक क्वेश्चन पूछ ही देता है, अगर आपको निकालने आता है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बहुत आसान है, ठीक है ना। चीज़ें तो कुछ है नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है। क्या याद रखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है π/2, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या होगा गाइस, बोलिए तो π/6, मान लेता हूँ π/3, π/3 किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, और π/6 इसका वैल्यू है, और 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा आप ही बताइए, आए बोलिए, आप ही बताइए 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अगर रेडियन में चेंज करना है तो इसको रेडियन में चेंज कर दीजिए ना, धड़ास तक पता चल जाएगा, जो भी होगा नहीं होगा। जैसे कि 45 डिग्री इंटू मान लेता हूँ π/180 डिग्री, ठीक है ना। इससे भाग लगाइए 45 डिग्री से 180 डिग्री में, जो आएगा सीधा यहीं से लगाइए 9 बार में, मान लेता हूँ ये 2 बार में, ठीक है ना। 20 नमा 180 और 5 नमा, फिर ये 4 बार में, तो π/4 आता है, ठीक है ना, याद रखना। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी तो चीज़ें निकाल पाइएगा, ठीक है ना। इसका जो होता है रेडियन में, ये डिग्री है गाइस, ये डिग्री वैल्यू है, ये रेडियन होती है। तो इसकी रेडियन में भी 0 डिग्री का 0 ही होता है, याद रखिएगा। तो रेडियन वैल्यू आपको पता करना होना, रेडियन वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा 11th में। अगर अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता दूंगा गाइस, जब ट्रिगो पढ़ाऊंगा ना उस समय पूरा रेडियन तो ही धुरछक यूज हुआ, पाई मतलब डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तो धुरछक है मेजरमेंट ऑफ एंगल में, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये सब चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब माइनस वाला एक दो क्वेश्चंस देख लेता हूँ
क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। कहा कि ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन तक हम तो पढ़ाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ है ना, ठीक है ना। तो आगे देखिए एक क्वेश्चन क्या है, 10 साइन इनवर्स, एग्जाम्पल्स माइनस वाला देखिएगा, इस साइन इनवर्स -1/2 है। आप देखिए इसकी रेंज जो होंगे वही होंगे, रेंज में तो कोई बदलाव है ही नहीं, ठीक है ना। रेंज में इसका कोई बदलाव है ही नहीं, रेंज में इसका कोई बदलाव है ही नहीं, ठीक है ना। रेंज में इसका कोई बदलाव है ही नहीं, रेंज तो वही होंगे -π/2 से लेकर π/2। पता करना है कि इसका वैल्यू इसके बीच में है या नहीं है, ठीक है ना। तो लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू होगा साइन इनवर्स, मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू होंगे गाइस वो आपका क्या होंगे, -π/6 होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे बोलिए बोलिए, -π/6 होगा इसका वैल्यू, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू होगा साइन -π/6, ये खत्म हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू -π/6। अब देखिए इसको पढ़ाते पढ़ाते कुछ रूल आएंगे जो हम बता देंगे। आप ये देखिए दैट इज -π/6 जो है वो आपका बिलोंग्स कर रहा है -π/2 और π/2 के बीच में। आप चीज़ों को देखिए। सॉरी गाइस, आज की क्लास यहीं तक। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। लाइन चला गया, लाइन चला गया।